प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। आइए चलते हैं अब हम महंगाई की ओर। भारत में महंगाई किस कदर है। रिजर्व बैंक देश में महंगाई पर लगाम लगाने के लिए लगातार बड़े प्रयास कर रहा है। केंद्रीय बैंक ने पिछले साल मई से लेकर अब तक अपने रेपो रेट में कुल 2.50% का इजाफा किया है। आरबीआई ने 8 फरवरी 2023 में एक बार फिर अपने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। इसके बाद कई बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। अब इस लिस्ट में देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी जुड़ गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट में 10 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के बाद होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन आदि की ईएमआई में इजाफा होगा। नए रेट्स 15 फरवरी 2023 यानी आज से लागू हो गए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद एसबीआई का अलग अलग अवधि के एमसीएलआर में 0.10% तक बढ़ गए हैं। ऐसे में एक दिवसीय एमसीएलआर 7.85% से बढ़कर 7.95% तक पहुंच गया है। वहीं एक महीने का एमसीएलआर 8.10% तक पहुंच गया है। 6 महीने का एमसीएलआर 8.30% से बढ़कर 8.30% से बढ़कर 8.40% हो गया है। वहीं एक साल का एमसीएलआर 8.40% से बढ़कर 8.50%, 2 साल का एमसीएलआर 8.50 से 8.60% और 3 साल का एमसीएलआर 8.60 से 8.70% तक पहुंच गया है। इसकी वजह से बीएनबी ने भी बढ़ाया लोन पर ब्याज दर। स्टेट बैंक के अलावा देश के दूसरे सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर के बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने भी अपने रेपो लिक्विड रेट ने 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। अब यह 9.00% से बढ़कर 9.25% तक पहुंच गया है। नई दरें 9 फरवरी 2023 से लागू हो चुकी हैं। आयकर अधिकारी बीबीसी के दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में एक सर्वे कर रहे हैं और कर्मचारियों के फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं। यूके सरकार ने कहा है कि यह ब्रॉडकास्टर के खिलाफ पूछताछ की बारीकी से निगरानी कर रही है, क्योंकि 19 घंटे बीत चुके हैं। सर्वेक्षण अभी भी जारी है। कथित कर चोरी की जांच के तहत दिल्ली, मुंबई और 2 अन्य स्थानों पर बीबीसी के कार्यालय में कल सुबह 11 बजे सर्वेक्षण कार्य शुरू हुआ। सर्वेक्षण क्यों हो रहा है ये? आयकर विभाग ने कहा है कि बीबीसी सहायक कंपनियों के अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा था। उसने यह भी आरोप लगाया कि ब्रॉडकास्टर को अतीत में नोटिस दिया गया था, लेकिन वो उल्लंघन करने वाला और गैर अनुपालन करने वाला था और उसने अपने मुनाफे को महत्वपूर्ण रूप से डाइवर्ट किया था। आयकर अधिकारी कंपनी के कारोबार संचालन और उसकी भारतीय इकाई से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। कर अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि यह एक सर्वेक्षण है, खोज नहीं, और यह कि फ़ोन वापस कर दिए जाएंगे। सर्वे के दौरान क्या हुआ? सर्वे मंगलवार सुबह करीब 11 बजे बीबीसी इंडिया के दफ्तर में शुरू हुआ। आयकर अधिकारियों ने परिसर में सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अपने कब्जे में ले लिया और कर्मचारियों के मोबाइल फ़ोन की जांच की। दिल्ली कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए, उन्हें घर जाने को कहा गया। दोपहर की पाली में काम करने वालों को घर से काम करने को कहा गया। सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि आईटी अधिकारियों ने शेल कंपनी, फंड ट्रांसफ़र और फॉरेन ट्रांसफ़र समेत सिस्टम पर 4 कीवर्ड सर्च किए। सर्वेक्षण जारी होने के कारण बीबीसी इंडिया के कार्यालय में कई कर्मचारी मौजूद हैं। बीबीसी ने कहा कि वह कर अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। बीबीसी के प्रेस कार्यालय ने ट्विटर पर कहा, आयकर विभाग के अधिकारी इस समय नई दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में हैं। हम पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस स्थिति को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। हम इस दौरान अपने कर्मचारियों का समर्थन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि स्थिति जल्द से जल्द हल हो जाएगी। बीबीसी ने एक बयान में कहा कि हमारा आउटपुट और पत्रकारिता सामान्य रूप से जारी है और हम भारत में अपने दर्शकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। आरसीबी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बुधवार को इसकी पुष्टि की है। टेनिस खिलाड़ी सानिया ने इस बात पर बताया कि वो खुद इस बात से हैरान थी कि उन्हें क्रिकेट टीम का मेंटर बनने का ऑफर मिला है, लेकिन बाद में उन्होंने इसे स्वीकार किया है। आरसीबी के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया, महिलाओं के लिए भारतीय खेलों में अग्रणी एक युवा आइकन जिसने अपने पूरे करियर में निडर होकर खेला और बाधाओं को पार किया है, जो मैदान के अंदर और बाहर एक चैंपियन है। आरसीबी महिला क्रिकेट टीम की मेंटर के रूप में सानिया मिर्जा का स्वागत करते हुए हमें गर्व हो रहा है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टीम की मेंटर बनने के बाद सानिया ने टीम के लिए बातचीत में कहा, मैं थोड़ा हैरान थी, लेकिन मैं उत्साहित थी। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मैं 20 वर्षों से एक पेशेवर एथलीट हूँ।
मेरा अगला काम युवा महिलाओं और युवा लड़कियों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करना है कि खेल उनके लिए करियर के पहले विकल्पों में से एक हो सकता है। यह पूछे जाने में कि वो रॉयल चैलेंजर्स के लिए क्या लाएंगी, मिर्जा ने कहा कि वो दबाव से निपटना किसी भी खेल में सबसे अहम पहलू है और वो खिलाड़ियों के साथ उनके मानसिक पहलू पर काम करेंगी। उन्होंने कहा, इतनी समानताएं क्रिकेट और टेनिस के बीच में हैं कि हर एथलीट एक जैसा सोचता है, वे एक ही तरह के दबाव से गुजरते हैं। सिर्फ दबाव की स्थितियों को संभालना, उन्हें स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। दबाव एक ख़ास चीज़ है, अगर आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते तो आप दबाव में बेहतर नहीं हो सकते। सबसे बड़े चैंपियन वे हैं जो दबाव को झेल सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सरदार हत्या जैसी एक और बड़ी घटना सामने आई है। युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर शव को अपने ढाबे के फ्रिज में रख दिया। इसके बाद मंडोठी गांव झज्जर में बारात ले जाकर दूसरी लड़की से विवाह कर लिया। आरोपी साहिल गहलोत 24 प्रेमिका के शव को ठिकाने लगाता उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की टीम ने उसे एक सूचना के बाद उसके मित्राऊ गांव से गिरफ्तार कर लिया। मामले में युवती के परिजनों और अन्य किसी ने पुलिस में किसी शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। साहिल और मृतक युवती निक्की यादव पिछले 2 वर्षों से सहमति संबंधों में थे। साहिल अपने परिजनों के दबाव में दूसरी लड़की से शादी कर रहा था, जबकि निक्की यादव उससे शादी करना चाहती थी। शादी करने की जिद करने पर निक्की को मार डाला। पुलिस की जांच में बात सामने आई है कि साहिल ने निक्की से प्यार वाली बात अपने घर वालों को नहीं बताई। दूसरी तरफ साहिल के परिजन उस पर दूसरी लड़की से शादी करने का दबाव बनाने लगे। आखिरकार दिसंबर 2022 में साहिल की दूसरी लड़की से मंगनी कर दी। 9 फरवरी को साहिल की शादी तय हो गई थी। आरोपी ने यह बात निक्की को नहीं बताई थी। किसी तरह निक्की को यह बात पता लग गई, वह साहिल से शादी करने की जिद करने लगी। ऐसे में साहिल ने डाटा केबल से निक्की का गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को ढाबे के फ्रिज में रखकर अपने घर चला गया और 11 फरवरी को झज्जर बारात ले जाकर दूसरी लड़की से शादी कर ली। पुलिस ने निक्की के शव को फ्रिज से बरामद कर लिया है। 4 वर्ष पहले कोचिंग सेंटर में हुई थी उन दोनों की दोस्ती। पुलिस को साहिल ने बताया कि वह जनवरी 2018 में उत्तर नगर स्थित करियर पॉइंट कोचिंग सेंटर में एसएससी परीक्षाओं की कोचिंग लेने गया था। उसी समय झज्जर निवासी निक्की यादव उत्तम नगर स्थित आकाश इंस्टीट्यूट में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की कोचिंग ले रही थी। ये दोनों एक ही बस में रोज साथ आते थे, इसी कारण दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों के बीच जल्द ही प्यार हो गया। कोचिंग से पहले वह बाद में मिलना जुलना शुरू हो गया। फरवरी 2018 में साहिल ने ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया कॉलेज में डी फार्मा में दाखिल ले लिया। ग्रेटर नोएडा में 2 साल लिव इन में रहे साहिल के ग्रेटर नोएडा में दाखिला लेने के बाद निक्की ने भी इसी कॉलेज में बीए अंग्रेजी ऑनर्स में दाखिला ले लिया। इसके बाद दोनों ने यहीं किराए के मकान में लिव इन में रहना शुरू कर दिया। दोनों मनाली, ऋषिकेश, हरिद्वार व देहरादून आदि जगह घूमने साथ जाते थे। चलिए अब हम जलवायु के बारे में भी थोड़ा बात कर लें। बढ़ते वैश्विक तापमान के साथ बर्फ़ के पिघलने और इससे चढ़ते समुद्र का स्तर दुनिया के लिए बड़ा संकट है। विश्व मौसम संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक इसका असर छोटे द्वीप देशों में ही नहीं, घनी आबादी वाले तटीय शहरों में रहने वाले 90 करोड़ लोगों की ज़िंदगी पर पड़ेगा। यानी धरती पर रह रहे हर 10 में से एक शख्स बड़ी मुश्किल में है। इनमें भारत, बांग्लादेश, चीन और नीदरलैंड जैसे देश के लोग शामिल हैं। रिपोर्ट कहती है कि बर्फ़ के पिघलने और समुद्र के जलस्तर में बढ़ावा दोनों के ही पीछे इंसानी गतिविधियां हैं। इसमें अनुमान जताया गया कि अगर ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य तक ही सीमित रहती है तो समुद्र का जलस्तर 2000 वर्षों में 2 से 3 मीटर बढ़ जाएगा। अगर इस वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाता है तो भी समुद्र 6 मीटर तक उठ जाएगा। और कहीं ग्लोबल वार्मिंग 5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रही तो 2000 साल में समुद्र 19 से 22 मीटर तक उठ जाएगा। समुद्र के जल स्तर के बढ़ने से तटीय इलाकों के डूबने ही नहीं, समुद्र की लवणता और उसके जलीय जीवन पर बड़ा विकराल प्रभाव पड़ेगा। यह दुनिया की अर्थव्यवस्था, आजीविका, सेहत के जोखिम को बढ़ाएगा, साथ ही फूड सिक्योरिटी पर भी असर डालेगा। आइए कुछ मुसीबतों के बारे में हम बात करें। समुद्र के जलस्तर के बढ़ने से तूफानों की तेज़ी बढ़ेगी, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा पर भी असर पड़ेगा। दूसरा, दुनिया भर के समुद्र पिछले सदी में अनुमान से कहीं तेज़ी से गर्म हुए हैं। साल 1971 से 2018 के बीच समुद्र के बड़े जलस्तर में 50% हिस्सेदारी बढ़ते तापमान की रही है। तीसरा, जलस्तर में इजाफे में बर्फीली परत के पिघलने का योगदान 20% रहा है। साल 1992 से 99 और 2010 से 2019 के बीच बर्फ़ की परत का पिघलना 4 गुना बढ़ा है। 21वीं सदी में भी समुद्र का जलस्तर बढ़ना जारी रहेगा। इसमें इजाफा दुनिया भर में एक समान नहीं है, अलग अलग जगहों पर समुद्र का जलस्तर अलग अलग तेज़ी से उठा है। अगर ग्लोबल वार्मिंग 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच भी रहती है तो भी अल्प विकसित और विकासशील देशों में इससे फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी।
लास्ट, समुद्र का खारा पानी शहरी इलाकों में घुसेगा तो खेती, मछली पालन बर्बाद होगा, टूरिज्म जैसे उद्योगों में नौकरियां खत्म होंगी। रिपोर्ट बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग किसी भी सीमा में रहे, मुंबई, काहिरा, बैंकॉक, थाईलैंड, ढाका, जकार्ता, शंघाई, कोपेनहेगन, लंदन, लॉस एंजल्स और न्यूयॉर्क, ब्यूनस आयर्स, सैंटियागो सहित हर महाद्वीप के बड़े शहरों पर समुद्र के उठने के गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। आइए अब हम अपने पड़ोसी की भी नब्ज टटोल लें। पाकिस्तान भयानक आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और देश में महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है। पाकिस्तानी जनता को आटा, चाय जैसे जरूरी खाद्यान्न भी नहीं मिल पा रहे हैं। यही नहीं, इनके दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान में सबसे शक्तिशाली कही जाने वाली सेना के पास इतना पैसा नहीं है कि वो टीटीपी आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सके जो उसके सैनिकों का खून बहा रहे हैं। इस बीच चीन ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान में अपने दूतावास के काउंसलर सेक्शन को तकनीकी वजहों से अस्थायी रूप से बंद कर रहा है। चीन के इस ऐलान से पाकिस्तानियों को वीज़ा लेना मुश्किल हो जाएगा। जियो न्यूज़ के मुताबिक चीन के दूतावास ने इस कदम को उठाने के पीछे कोई खास कारण नहीं बताया है। चीन ने यह भी नहीं बताया कि काउंसलर सेक्शन को फिर से कब खोला जाएगा। चीनी दूतावास ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस में ऐलान किया है कि काउंसलर सेक्शन को बंद किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि 13 फरवरी से शुरू हुई यह बंदी अगले आदेश तक जारी रहेगी। इस बीच चीन ने अपने नागरिकों को यह चेतावनी दी है कि वे सुरक्षा हालात को देखते हुए पाकिस्तान में रहने के दौरान बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहें। पाकिस्तान गृह मंत्री पर चीन को नहीं है भरोसा। शनिवार को जारी नोटिस में चीनी विदेश मंत्रालय के काउंसलर विभाग ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि पाकिस्तान में उनकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। चीन सरकार ने कदम ऐसे समय पर उठाया है जब एक दिन पहले ही शहबाज सरकार ने दावा किया था कि वह देश के नागरिकों, विदेशियों सभी की सुरक्षा करेगी। पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने ग्वादर में 12 फरवरी को अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे पाकिस्तानी और विदेशी नागरिकों की पूरी सुरक्षा मुहैया कराएंगे। राना सनाउल्लाह ने दावा किया था कि पाकिस्तान में विभिन्न प्रोजेक्टों में काम कर रहे चीनी नागरिकों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि इस दिशा में किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी गृहमंत्री के इस आश्वासन के बाद भी चीन को भरोसा नहीं रहा और उसने अपने नागरिकों को बेहद अलर्ट रहने के लिए कहा है। पाकिस्तान में बलूच विद्रोही चीनी नागरिकों के खिलाफ लगातार हमले कर रहे हैं। पिछले दिनों टीटीपी आतंकियों ने एक मस्जिद पर हमला करके 100 लोगों को मार डाला था। इनमें से ज़्यादातर पुलिसकर्मी थे। माना जा रहा है कि इन सबसे चीन की सरकार घबराई हुई है, उसे अपने नागरिकों की चेतावनी जारी करनी पड़ रही है। आइए अब हम गोल्ड रेट के बारे में बात कर ले। 22 कैरेट का गोल्ड रेट 10 ग्राम का 52,400 रुपये का है और 24 कैरेट का गोल्ड रेट 10 ग्राम का 57,160 रुपये का है।